ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच खत्म हो चुका है और न्यूजीलैंड ने ये मैच जीत लिया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैच बहुत अच्छा हुआ है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये मैच उसी तरह से था कि कौन ज़्यादा बुरी क्रिकेट खेलेगा। स्पेशली फील्डिंग की अगर मैं बात करूँ दोनों टीमों की, सो दोनों टीमों ने कोशिश की कि कौन ज़्यादा बुरी फील्डिंग करेगा। सो बॉलिंग में अगर ओवरऑल बात करूं तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने बॉलिंग बहुत अच्छी की और जो विकेट ये थी मेरे ख्याल से इधर एटलीस्ट कम से कम 280-90 रन बनने चाहिए थे। चेज वो भी हो सकते थे बट आई थिंक एटलीस्ट उतने रन बनने चाहिए थे जो कि पाकिस्तान ने नहीं बनाए। स्कोर कार्ड देखते हैं फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। अब ये फैसला एक तरह से अगर देखा जाए कन्वेंशनली जो चीज़ें थी कि बैटिंग पीरियड है, प्रेशर डालना है, चेज करते हुए मुश्किल होगी और आज भी चेज करना कोई इतना आसान नहीं था। सेकंड बैटिंग करना मुश्किल होता है जनरली ऐसी कंडीशंस में भी, हालांकि ड्यू उस तरह से नहीं पड़ी। इससे पहला जो मैच था जो पाकिस्तान ने 350 रन चेज किए थे उसमें भी दूसरी बैटिंग मुश्किल थी, वहां पे भी बॉल तंग कर रहा था बैट्समैन को, यहाँ पे भी कर रहा था। बट उन्होंने आई थिंक न्यूजीलैंड को चांस बहुत ज्यादा मिले आज। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने अब अगर हम उसमें नेचुरली बात करें ना तो हम कहेंगे जी किस्मत आज उनके हाथ में थी, बट उसमें काफी चीजें ऐसी थी कि जो कि हम लोग कभी कर ही नहीं सकते। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैचेस जिस तरह से छोड़े, शाहीन अफरीदी ने जो कैच छोड़ा, लेथम का जो आया था उस पर रिव्यू जो नहीं हमने लिया, रिव्यूज का तो मसला हमारा शुरू से चल रहा है। वो कैच अगर 10 दफा भी हमें मिलेगा ना, शाहीन अफरीदी अगर बॉलिंग कर रहा है उसको 10 दफा वो कैच मिलेगा, वो मुश्किल से 1-2 दफा ही पकड़ेगा वो कैच पकड़ते ही नहीं हम, वो प्रैक्टिस ही नहीं है हमारी, वो स्किल लेवल हमारा है ही नहीं। इसी तरह फील्डिंग में आप देख लें, फंबल, इतने ज्यादा फंबल कैचेस हमने छोड़े हैं, रिव्यूज में हमारे मसले हैं। ऐसा रिव्यू हमने ले लिया वो साफ पता चल रहा था कि यार वो आगे वाली टांग पे लग रहा है और वो टांग बिल्कुल बाहर निकली हुई है, लेग स्टंप से भी बाहर है, तो वो रिव्यू ले लिया रिजवान साहब ने। उसके बाद एक रिव्यू हमने मिस कर दिया, बॉलर कहता रहा। अब उस पर थोड़ा सा मार्जिन में दे सकता हूं क्योंकि हमने पहले एक रिव्यू जाया कर लिया था, बट वो आउट था और उसमें अंपायरिंग का भी मसला आ सकता है। इससे पहले एक डिसीजन ऐसा लिया गया था अंपायरिंग में जिसमें डैनी मॉरिसन साहब ने कह दिया जी ये तो बायस थोड़ा सा हो गया है। सो ये सारी चीजें आज हुई हैं। सो खैर पहले स्कोर कार्ड देखते हैं कि स्कोर कार्ड में क्या है, फिर उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया, बाद में बैटिंग भी पाकिस्तान कर सकता था। मोस्टली अगर पाकिस्तान को क्लैरिटी चाहिए ना तो पाकिस्तान को बाद में बैटिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ है ज्यादातर कि जहां पे उनके पास क्लैरिटी हो कि हमने करना क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें भी पाकिस्तान कुछ अच्छा करता, क्योंकि उसे ऐसा तो कुछ नहीं होना था कि हमने फील्डिंग बहुत अच्छी करनी थी या हमने बॉलिंग बहुत अच्छी कर लेनी थी तब, या चेज करते हुए हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होना था। हमने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी खिलाया था। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग की है। सो उस लिहाज से हमें सेकंड बैटिंग करनी चाहिए थी कि हमारी बैटिंग आज स्ट्रॉन्ग है, बट ये नहीं हुआ और सब कुछ हो गया, हुस्न शाबाश नहीं हुआ टीम से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और उनकी कंट्रीब्यूशन भी आज मैं आपको बताता हूं। अभी खैर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और फखर जमान और बाबर आजम आए। अच्छा स्टार्ट, डिसेंट स्टार्ट था। फखर जल्दी आउट हो गए। अब वो जिस तरह से वो आउट हुए, अब उसको अगर किस्मत में डाल देंगे ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारा कि वो जिस तरह से वो आउट हुए। तो वो ठीक है, कह सकते हैं कि एक बैड लक कह सकते हैं, कहने को कह देते हैं, बट आई थिंक आउट तो वो हुए ना। उसके बाद बाबर आजम, अब बाबर आजम जिस तरह से आउट हुए, ये सेम चीज आज कंपेयर की जा रही थी बाबर और रिजवान को कि सेम बॉलर को सेम शॉट बाबर किस तरह से खेल रहा है, रिजवान किस तरह से खेल रहा है, और वो साफ पता चल रहा था कि वो फोकस जब लूज बैट्समैन करता है तब ये चीजें होती हैं। ये आपको थोड़ा एहतियात से चलना पड़ता है। अब बाबर को ये टेक्निकल चीजें तो कोई बता ही नहीं सकता क्योंकि उससे बेहतर किसी को पता ही नहीं है, टेक्निकली तो वो सबसे स्ट्रांग है। सो आज फिर वो 29 रन बना के आउट हुआ। बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरह की उसने शॉट्स मारी हैं आज, 4 चौके 1 छक्का लगाया उसने फ्री हिट पे, बहुत अच्छा लग रहा था खेलता हुआ। उसके बाद सऊद शकील वो भी 8 रन बना के आउट हुए, बोल्ड हुए, बैट्समैन ने उनको आउट किया और वो हैरान थे कि आउट कैसे हो गया ये। सो आई थिंक वो थोड़ी सी जिम्मेदारी की जरूरत है अब सऊद शकील को। ठीक है थोड़ा सा मार्जिन, बट वही बात आ जाती है कि टॉप 3 से अगर कोई स्कोर नहीं करता तो फिर
एक लंबा टोटल देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान और सलमान आते हैं, अब वो भी स्लो स्लो फिर आगे लेके चलते हैं। उस दिन 90 रन पे 93 पे 3 आउट हुए थे, आज उससे भी पहले हो गए थे, 55-60 पे 3 आउट हो गए थे आज। और आज तो नए रन भी हमने नहीं बनाए थे। सो इसीलिए ये फर्क होता है। टॉप 3 से हमें ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि लंबा लेके चले, हर दफा ऐसे होना नहीं चाहिए। अभी रिसेंट कुछ मैचेस में ऐसे ही हुआ है कि टॉप 3 से वो रन नहीं आ रहे। फखर ने किया फिर भी रन 2 मैचेस में, बट ये बाबर साउथ में से किसी को रन करने पड़ेंगे। खैर रिजवान और सलमान की फिर पार्टनरशिप लगती है, बट कोई इतनी खास नहीं। रिजवान भी आज 46 रन बनाते हैं, बट 76 बॉलों में 76 बॉलों में 60 का स्ट्राइक रेट है। शायद रिक्वायर्ड था, बट वो फिनिश नहीं उन्होंने किया, तो वो चीज अब बुरी लग रही है इस वक्त स्कोर कार्ड पे। इसी तरह सलमान को अगर आप देखें तो उन्होंने भी 45 रन बनाए 65 बॉलों में, एक चौका एक छक्का लगाया, उनका भी तकरीबन 70 का स्ट्राइक रेट था। फिर आते हैं तैयब ताहिर। अब तैयब बहुत अच्छा खेल रहा था। अब उस बेचारे को मैं कितना कहूं कि यार वो जिस टाइम पे वो आया था, अब उस टाइम पे भी रन तो करने इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हमारा उस वक्त सूरत हाल ही बहुत बुरी थी जब तैयब खेलने आया था। अगर वो ना खेलता तो नीचे मुझे नहीं किसी। आज हमने एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया हुआ था फहीम अशरफ, जो कि बॉलिंग तो करेगा लेकिन हमें बैटिंग भी करके देगा, जो कि उसने आई थिंक किसी हद तक करके भी दी, बट हमने हुजल शाह को बैट नहीं बिठाया। सो यार सलमान ने भी 45 रन बनाए, फिर तैयब आया 38 उसने बनाए, 33 बॉलों में 4 चौके एक छक्का उसने लगाया। अच्छी बैटिंग कर रहा था, बट मतलब प्रेशर ही उसकी तरफ था। और उस वक्त सामने हुजल शाह करा हुआ था, वो उधर से स्ट्राइक रेट बेहतर कर रहा था, तो वो उधर से डॉट बॉल खेल के सारा वो रन रेट खराब कर रहा था। हुजल शाह ने 18 बॉलों में 7 रन बनाए, और मैं आपको बताता हूं ये आया कब था, और ये इसका पहले भी मसला था। हुजल शाह साहब आए थे तकरीबन 42वें ओवर में, 7 आउट थे, 200 रन थे, तब आए थे हुजल शाह। हाँ जी, सलमान आउट हुआ तो तैयब आया, तैयब के बाद हाँ जी फिर 200 रन थे और तकरीबन आपके 8 ओवर थे। अब हुजल शाह आउट होते हैं जी तकरीबन 202 पे, नहीं हुजल शाह बाय, हाँ ठीक है ना, 202 पे हुजल शाह कब आता है फिर? ये आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। खैर कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 7 रन बनाए 18 बॉलों में। उस वक्त तैयब सामने से उसने 2-3 चौके लगाए थे, और ये साहब वहां पे भी डॉट बॉल्स खेल, तो इन पर रोल मुझे समझ आया नहीं। जितनी ये बॉलिंग करते हैं इतनी बॉलिंग आपको कामरान गुलाम भी करके दे सकता है, आपको सऊद शकील भी करके दे सकता है। तैयब अभी ट्राई नहीं हुआ एज अ बॉलर, शायद वो भी उतनी बॉलिंग कर लेता है। और इवन आज मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि यार हमने शादाब को क्यों नहीं लिया, इससे तो बहुत बेहतर बैटिंग वो कर लेता है। बॉलर इससे तो बेहतर ही है यार, और अटैकिंग भी होगा, लेग स्पिनर है तो। और रिसेंट टाइम्स में मैंने ना 2 बैट्समैन देखे हैं जो बाहर हुए थे, बैट्समैन नहीं प्लेयर्स। एक फहीम को मैंने देखा था, ये जो एक चैंपियंस कप हमारा हुआ था, कि थोड़ी बेहतरी नजर आई थी, कि बैटिंग बेहतर हुई थी उसकी, उसने काम थोड़ा सा किया था। बॉलिंग में पेस उसकी कम हुई थी, ठीक है डिसेंट बॉलिंग थी, और उसने बॉलिंग भी कोई मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है उसने। तकरीबन उसने 3 ओवर में पूरे नहीं किए फहीम ने। सो बैटिंग में उसने फिर भी वो 20 रन कर दिए थे, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट तो थे वो जिस वक्त उसने आगे किए थे। पर वो हुजल शाह की जगह ना वो जस्टिफाई अभी तक नहीं कर पा रहे, और मेरी समझ से बाहर है कि वो है क्यों टीम में, वो कॉम्बिनेशन इस वक्त टीम का खराब हो रहा है। सो खैर उनकी जगह पे आज कामरान आ सकते थे, सो शायद इससे बेहतर सिचुएशन हो सकती थी। और एक फिर दूसरी चीज जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि माइंडसेट का मसला है, कि हमें एक चीज ये देखनी है कि हमें स्ट्राइक रेट नीचे नहीं लेके आना। वो पूरा मैच वो खेले, आपको देखिए स्ट्राइक रेट अपना नीचे नहीं लेके आते। उन्होंने रन और बॉल्स का गैप 40-45 से ज्यादा होने नहीं दिया, हमारा वो गैप बढ़ता जा रहा था, और हम वो कर ही नहीं पा रहे थे। हमने पूरा ओवर मेडन किया है आखिरी 10 ओवरों में। सो खैर फिलहाल ये सूरत हाल थी। फिर फहीम अशरफ ने 22 रन बनाए, नीचे से आगे नसीम शाह ने 19 रन बनाए 17 बॉलों में। सो उसकी बदौलत हमने 242 रन बना लिए थे, वरना ये भी हम नहीं कर पा रहे थे। हम 210 या 215 पे ऑल आउट होने वाले थे। ये सूरत हाल थी हमारी।
तो अब यहाँ पे ये कुछ चीजें, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मैच से हम सीख लें कि हमने 2 मैचेस खेलने हैं और हमने यहीं पे इसी ग्राउंड में पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। तो हम यहाँ से कुछ सीख लें, वो मैच जीत जाए एटलीस्ट, अगर हम यहाँ से सीरीज हार गया तो। खैर पाकिस्तान ने 242 रन किए। न्यूजीलैंड की बॉलिंग की अगर बात करें तो विल और रॉक जो हैं उन्होंने 4 आउट किए। 10वां ओवर कर रहे थे 43 रन देके, और उसके बाद अगर देखें तो ब्रेसवेल ने 2 आउट किए 10 ओवरों में 38 रन देके। नेथन स्मिथ ने 7 ओवरों में 46 रन दिए, 1 आउट किया। ये भी आई थिंक आज ही खेले थे ये। मिचेल सेंटनर ने, इसकी बाद में बात करते हैं कि इसने क्या किया। ग्लेन फिलिप्स ने 6 ओवरों में 41 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। जैकब डफी ने 7 ओवरों में 48 रन देके 1 आउट किया। अब मैं आपको बताता हूँ फर्क कहाँ पे था। मिचेल सेंटनर ने, जो कि इनका कैप्टन है, उसको कैप्टन छोड़े, वो जब कैप्टन नहीं था वो तब भी ऐसी बॉलिंग करता था। उस बंदे ने 10 ओवरों में सिर्फ 20 रन दिए, उसने हिलने नहीं दिया। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, वो किसी को भी नहीं हिलने देता। वो इतना स्मार्ट बॉलर है, इतना जबरदस्त उसका कंट्रोल है। मुझे अगर एक स्पिनर, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अगर मुझे चूज करना पड़े ना कि स्मार्ट स्पिनर कौन है या ओवरऑल बॉलर भी अगर देखना पड़े, तो मैं इस बंदे को चूज करूंगा। जब तक इसके हाथ से बॉल छूटता नहीं ना, इसका कंट्रोल वहां तक है। और ये जो बॉल के साथ करना चाहता है ये वो करता भी है। इतना कंट्रोल इसका जबरदस्त है और इतना काम है। इसकी कामनेस जो है ना, उसने 10 ओवरों में 1 मेड इन किया और 20 रन देके 2 आउट भी कर लिए, और इसकी वजह से बाकियों ने भी विकेट ली। इतना प्रेशर इसने डाल दिया था। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं, इसने 40 डॉट बॉल्स किए हैं। सेंटनर ने 40 डॉट बॉल्स किए हैं अपने 10 ओवरों में। सो ये फर्क था असल में। उसके बाद जब न्यूजीलैंड बैटिंग के लिए आता है, सो विलियम आउट हो जाते हैं। अब ये बैटल कह सकते हैं क्योंकि अंपायर ने आउट दिया था, एक्स्ट्रा था बट आउट था। मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रूट तो नहीं कह सकते, रूल्स के हिसाब से आउट था। सो बट अगर अंपायर नॉट आउट ना देता फिर भी ये अंपायर कॉल पे बच जाना था इसने। खैर वो आउट हो गया और ये तीनों मैचेस में आई थिंक ये जल्दी आउट हुआ था। कॉनवे ने 48 रन बनाए 74 बॉलों में। विलियमसन ने 34 रन बनाए 49 बॉलों में। अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था जब केन विलियमसन आउट हुआ। उस वक्त लग रहा था कि शायद पाकिस्तान वापस खींच ले मैच। फिर डैरल मिचेल आता है, 57 रन वो भी बना जाता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब आखिरी स्पेल के लिए अब्रार साहब आए हैं, मुझे ना समझ, ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। डैरल मिचेल का सबको पता है, वो या तो मिड ऑफ पे खेलता है या मिड विकेट पे वो सारे अपनी लेग साइड में वो स्वीप शॉट्स मार रहा होता है। उसने आके ना 2 ओवरों में स्वीप शॉट्स में चौके लगाए हैं 4-5। और वहां पे एक फील्डर खड़ा था, एक मिड ऑन पे खड़ा हुआ था, एक इधर आई थिंक मिड विकेट में था या स्क्वायर और मिड विकेट के बीच में था। बाकी फील्डर ही कोई नहीं था। और आप उसको बॉल भी इस तरफ कर रहे हो और आपने फील्डर सारे करे किए हैं, मैं उस तरफ। अपने 2 फील्डर जो उधर खड़े हैं उसको इधर लेके आओ। सबको पता है वो छक्का मारता है तो वो सीधा मारता है, वो बिल्कुल सीधा। वो मिड ऑफ में भी इतना नहीं खेलता। उसको कट का बॉल दोगे तो फिर जाके उसके चांस होते हैं कि वो उसको ड्राइव करेगा या कट खेलेगा। वो खेलता इधर का शॉट है, उसने इधर सही तरह उसको मारा। वो जब वो शॉट्स पड़े ना, तो वो फर्क जो बॉलों का था ना 10-12 रन का, वो वहां पे फर्क आ गया 25-30 का। 25-30 बॉलें ज्यादा हो गई। सो वहां से फिर बड़ा मुश्किल था कि वहां से मैच वापस खींचा जाए। और मुझे उसमें हैरानगी उस वक्त ये हो रही थी कि रिजवान को हमने पिछली 2 सीरीज में देखा कि वो मैच को छोटा कर रहे थे कि जी ये मैच 50 ओवरों में तो नहीं जाना, इसको ना 35 में खत्म करना है, इसको 40 में खत्म करना है। आज वो मेंटालिटी उनकी मुझे नजर नहीं आ रही थी, वो माइंडसेट ही नहीं नजर आ रहा था आज कि वो 35-40 में खत्म करना चाह रहे हैं मैच। वो ऐसे लग रहा था कि ओवर पूरे करवा रहे हैं, कोशिश हिसाब से करवाई जा रहे थे कि किसी तरह उसको जस्टिफाई करवा दिया जाए कि उसकी जगह बन रही है। ऐसे ही लग रहा था। और ये मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर ये खेलते रहे ना, जिस दिन उन्होंने इनिंग खेल दी ना, उस दिन ये जस्टिफाई कर देंगे जी, इसीलिए खिलाया था इनको। और मैं रिजवान की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने उनको टीम में डाला। कोई सेंस नहीं बनती थी इस चीज की, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा इस टीम का। आपको एटलीस्ट इनकी जगह पे किसी को डालना पड़ेगा कि यार जिसपे आप थोड़ा सा, इरफान ने आज ही उसको बाहर भी नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो उसको आप इतनी देर से खिला रहे हो, किस बेस पे बाहर हुआ मुझे नहीं पता। और अगर आपने ऐसा कोई ऑलराउंडर लेके आना था तो शादाब आई थिंक बेस्ट ऑप्शन था।
जो कि स्पिनर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। परफॉर्मर के लिहाज से तो मैं कहता हूँ हुसैन तलत को आपको लेके आना चाहिए था। और वो स्पिन बॉलिंग की आप बात कर रहे हैं, उतनी साउथ भी कर लेता है और उतनी क्या नाम है इसका कामरान भी कर लेता है। और मेरे ख्याल से आपको बैटिंग लंबी करनी पड़ेगी इंडिया के खिलाफ, वहां पे आपको एक स्पिनर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा प्रॉपर। तो शादाब एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, अब पता नहीं चेंज करते हैं कि नहीं करते। शादाब का मेरे ख्याल से सोच भी नहीं रहे होंगे। लेकिन जब पाकिस्तान में खेलेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए फास्ट बॉलर के साथ ही। स्पिनर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट स्पिनर की भी क्या बात करें। इवन मेरे जेहन में तो साजिद खान भी आ रहा था कि साजिद खान इसे इतनी बॉलिंग तो वो भी कर लेते, इतनी बैटिंग तो वो भी कर लेते। हमने उनका बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, उसकी उम्र भी इतनी है 30-32 साल। सो खैर ये सारी चीजें थी। और फिर और लेथम को आज जितने चांस मिले हैं ना, पहले उसका रिव्यू नहीं हमने लिया, और पहले जो एक रिव्यू लिया था वो रिव्यू मुझे समझ नहीं आया और यार वो बिल्कुल बाहर बॉल था। ये इतनी कुछ चीजें ना बेसिक्स होती हैं कि यार सर्कल में जो बिल्कुल बॉलर के साथ दो फील्डर्स खड़े होते हैं उनकी ड्यूटी होनी चाहिए। उसमें से या तो एक सीनियर होना चाहिए, जो भी हो फील्डर, चाहे सीनियर ना भी हो, और एक वाइस कैप्टन होता है। अब वही दोनों मेरे ख्याल से खड़े हुए थे। सो उनकी ड्यूटी होती है कि देखना है कि यार रिव्यू की तरफ जाना है कि नहीं जाना। ऊपर से कीपर रिजवान साहब भी इसमें इतने बुरे हैं रिव्यूज लेने में। वो पहला भी उन्होंने रिव्यू लेके जाया किया था और ये पहली दफा नहीं था। ये बहुत बड़ा मसला हमारा चल रहा है और ये हमें बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा और हमारे बॉलर्स को भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस चीज में कि रिव्यू जरा सोच समझ के लिया करें। वो जो पहला था वो बॉलर को खुद ही कह देना चाहिए था कि यार ये किस बेस पे ले रहा है भाई, ये है ही नहीं, वो बॉल ही बाहर जा रहा है। बॉलर मेरे ख्याल से बॉलर की नजर ही नहीं होती। बॉलर ये जिस तरह का रिव्यू था ना, बॉलर को साफ पता चल जाता है। चलो कीपर को आप इस चीज का एज दे दो कि उसको पता नहीं चला कि बॉल लगा कहां पे है। बॉलर को तो पता चल रहा है यार कि उसको बॉल लगा कहां पे है। इवन अंपायर से आप पूछ लो, अंपायर आपको बता देगा कि यार बॉल इधर लगा है, इस वजह से मैंने नॉट आउट दिया है, वो भी बता देता होता है। आपने फिर वो ले लिया और वो जाया कर दिया रिव्यू। उसके बाद एक रिव्यू आपने मिस किया, अगर आपने वो रिव्यू ना लिया तो जाया ना किया होता तो आप वो वाला रिव्यू ले लेते, चाहे वो जाया भी हो जाता फिर। सो ये है, ये सारी चीजें देखने वाली थी। और ये इसमें ना सिर्फ हम किस्मत पे सारा कुछ नहीं डाल सकते, ये एक सीरियस इशू है क्योंकि इन चीजों की हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। जिस तरह मैंने उस कैच की बात की है, सऊद शकील ने जो एक कैच छोड़ा था, ये प्रैक्टिस की बातें हैं। बाबर वहां पे फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहा था। जब बाबर की फील्डिंग की बारी गई तो उस वक्त कमेंटेटर्स कहने शुरू कर दिया जी शायद ड्यू आ गई थी। ड्यू आ गई थी तो ड्यू में फील्डिंग की नहीं जाती, उन्होंने भी फील्डिंग की है। बाउंड्री में सबसे मुश्किल फील्डिंग होती है। खैर ये सारी चीजें थी, ये एक्सक्यूजेस लगते हैं। हम लोग एथलेटिक, हमारी बॉडीज इस तरह से नहीं है, रिस्पॉन्स करती नहीं है। क्रिकेट गेम ही रिएक्शन का अब हो गया हुआ है। सो वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं है, इंटेलेक्चुअली भी नहीं और फिजिकली तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचे हुए। सो खैर लथम साहब को हमने फॉर्म वापस फिर दे दिया है और ये बड़े अरसे से रन कर नहीं रहा था। आज न्यूजीलैंड वाले भी खुश हो गए होंगे कि इनको भी हमने रन करवा दिए। उसके बाद फिलिप्स वो आराम से लगा रहा था अपनी गेम पे। और मुझे ना जब ये बॉलिंग कर रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि आज इन्होंने बैटिंग इतनी लंबी खिलाई नहीं। लेकिन जब ये मिचेल और लैथम खेल रहे थे ना, तो फिर बाद में जब आया ना कि 3 इनके बैट्समैन नीचे पड़े हुए हैं जो पूरी बैटिंग कर लेते हैं। फिलिप्स था, ब्रेसवेल था, फिर लैथम सेंटिनल था, बाकियों का भी मुझे पता नहीं वो कितनी कितनी बैटिंग कर लेते हैं। और इनमें से मेरे ख्याल से एक ही खेलेगा आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी में। सो खैर ये चीज थी। और उन्होंने 46वें ओवर में चेस कर लिया। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 9 ओवरों में 45 रन देके एक आउट किया और पिछले मैचेस से बेहतर बॉलिंग की। बट ऐसी कोई बॉलिंग नहीं थी कि हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हो। इससे बहुत बेहतर बॉलिंग करने की जरूरत है अगर उसको हमें मैच जितवाने हैं, वरना आई थिंक उनसे बहुत बेहतर बॉलर इस वक्त है जो उनकी फॉर्म इस वक्त चल रही है। नसीम 8 ओवरों में 43, शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग चल रही थी बट उनकी वही बात है कि उनकी जो लेंथ है ना वो अटैकिंग है। सो उसमें उनको रन्स भी पड़ते हैं। 2 आउट तो उन्होंने किए बट आई थिंक उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेंटली आई थिंक मैच्योर होने की अभी जरूरत है और ताकि वो अपनी बॉलिंग को थोड़ा समझे। मुझे लगता है गेम अवेयरनेस अभी इतनी ज्यादा नहीं है उनको कि मैंने आउट करने किस तरह से। वो एक टाइम आता है ना कि जब इंसान को पता चलता है, प्लेयर को पता चलता है कि अब मैंने रन्स किस तरह से करने हैं, मुझे पता चल गया। इसी तरह बॉलर को भी पता होता है कि मैंने आउट किस तरह से करने हैं। वो अवेयर इतना ज्यादा हो जाता है, अपनी गेम को समझ जाता है। मुझे नहीं लगता अभी उस स्टेज पे नसीम शाह या हमारा यहाँ पे जितने भी बॉलर हैं वो पहुंचे हैं अभी उस जगह पे। रिसेंट टाइम्स में अगर हम दूर दूर भी जाते हैं तो हम आमिर का नाम बस ले लेते हैं
कि उसका कंट्रोल बड़ा अच्छा था, वो बड़ा सेंसिबल था, बड़ा वाइज था जी, अक्लमंद था वो बड़ा। उसके बाद हम किसी का नाम ही नहीं लेते। उससे पहले जाते हैं तो हम फिर बात कर रहे होते हैं जी वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर की। बीच में हमारे पास कुछ था ही नहीं। सो ये सारी चीजें आई थिंक है मसला। और फहीम अशरफ ने जो आज एज एन ऑलराउंडर खेल रहे थे, और हमने अब हम बात कर रहे थे कि हमने पूरा ऑलराउंडर खिलाया हुआ है, क्या नाम है, हुजूर शाह को। तो हमने बॉलिंग किससे करवाई? सलमान आगा से। सलमान आगा मुझे लगता है कि बड़ा अंडररेटेड इस वक्त है। वो बड़ी बेहतर बॉलिंग करता है, वो बड़ा इनमें सबसे बड़ा सेंसिबल, मुझे लगता है सेंसिबल बहुत ज्यादा है और स्मार्ट इनमें बहुत ज्यादा है। वो बैट्समैन को देख रहा होता है, रीड करता है बैट्समैन को कि क्या कर रहा है बैट्समैन और मुझे उसको कैसे बॉलिंग करनी है। सो ये सारी चीजें थोड़ी सी देखने वाली हैं। वीडियो भी काफी लंबी हो रही है। सो मेरे ख्याल से हुजूर शाह को पहले मैच में चेंज करना चाहिए। हमें एक प्रॉपर बैट्समैन डाल देना चाहिए, या तो एक, हमें पता नहीं अब फास्ट बॉलर कौन डालते हैं, हारिस साहब वापस आते हैं कि नहीं। सो अदरवाइज आई थिंक हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए अब जरा सीरियसली। आखिर जब ऐसा बाहर बैठे हैं, होपफुली वो सोचें कुछ। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है। और जो फॉर्मेट की मैं बात कर रहा था, शायद अब ये आखिरी वीडियो हो सकती है इस फॉर्मेट में। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और काफी प्रीव्यूज भी करने वाले हैं अभी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम्स के। उसमें भी काफी चेंजेस हैं और अच्छी बात हमने पहले नहीं की है जब अनाउंस हुए थे। सो फिर इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं।